तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान अपनी शिप पर मौजूद होता है और उसके सामने वो ड्रैगन भी होता है। वो उससे कहता है कि फेंग हान, अब बताओ कि तुम अब क्या करोगे, क्योंकि तुमने शाओ बाई ही को मार दिया है। अब ये बात हर जगह फैल जाएगी। मगर फेंग हान कहता है कि फेंग शाओरिन और लोंग शुआन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और ऊपर से उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, तो इसलिए मुझे शाओ बाई ही को तो मारना ही पड़ा। अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देता। मगर यान उससे कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। पर फेंग हान कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये कहते हुए वो जैसे ही नीचे आता है तो नीचे लोंग शुआन और फेंग शाओरिन सो रहे थे। मगर फेंग हान के आने के बाद वो लोग उठ जाते हैं और फेंग हान फेंग शाओरिन से कहता है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी है, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद मेरी एनर्जी भी रिकवर हो जाएगी। मगर लगता है कि शायद अब हमें कुछ दिन तक छुप कर रहना होगा। मगर फेंग हान कहता है कि इसमें छुपने वाली क्या बात है, उसने हमें मारने की कोशिश की तो हमने उसे मार दिया। मगर लोंग शुआन कहती है कि सब लोग अब इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो कि तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्हें तो एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है। मगर फेंग शाओलिन कहती है कि फेंग हान ने अच्छा किया कि उसे मार दिया। अगर हम लोग उसके आगे झुक जाते तो वो वैसे भी हमें मार देता। मगर लोंग शुआन उससे कहती है कि तुम एक डीमन हो, इसीलिए तुम इस सिचुएशन को नहीं समझ पाओगी। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाती है। मगर फिर फेंग हान कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने उसे जान से नहीं मारा, उसकी ब्रीथ थोड़ी सी बाकी थी। हो सकता है कि वो रिकवर कर जाए और फ्यूचर में जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर फिर फेंग शाओलिन कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने युहाओ सेट के उन डिसाइपल्स को वहां पर ट्रैप कर दिया है। उस कोल्ड्रोन का ट्रैप मुझे लगता है कि कम से कम भी 10 दिन तक उन्हें वहां पे रोक सकता है। इतने में अचानक उन लोगों को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहते हैं कि युहाओ सेट के डिसाइपल्स चलो ऊपर आ जाओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही फेंग हान ऊपर चला जाता है और लोंग शुआन भी शाओलिन का सहारा लेकर ऊपर चली जाती है। ऊपर हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल सेट के कुछ लोग आए हुए होते हैं। उन्हें देखकर फेंग शाओलिन कहती है कि ये कौन है? तो फिर लोंग शुआन उससे कहती है कि तुम कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। मगर हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लोग अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं और फर्स्ट वाला कहता है कि मेरा नाम याओ डियान है और मैं एक इंपीरियल सेक्ट का डिसाइपल हूँ। और फिर दूसरा कहता है कि मैं हूँ शिया यू, इंपीरियल सेक्ट का ट्रू डिसाइपल। और फिर तीसरा वाला कहता है कि मैं भी एक ट्रू डिसाइपल हूँ, मेरा नाम यू फैन है। वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग गलत नहीं तो तुम लोग जरूर युहाओ सेक्ट के डिसाइपल्स हो। ये सुनते ही दूसरी तरफ लोंग शुआन फिर से कहती है कि जरा संभल कर रहना, मुझे इन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। इन लोगों की कल्टीवेशन लेवल भी हमारी कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा हाई है, तो हमें इनसे जरा संभल कर बात करनी चाहिए। वो खुद ही आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं लोंग शुआन हूँ, युहाओ सेक्ट की ट्रू डिसाइपल। मैं जानना चाहती हूँ कि इंपीरियल सेक्ट के डिसाइपल्स ने हमें बीच रास्ते में क्यों रोका है। तो फिर दूसरी तरफ शायून से कहता है कि तुम लोगों ने सच में काफी अच्छा काम किया, जायंट स्नेक बीस्ट को मार दिया है और उसके साथ तुम लोगों ने उस डेथ आइसलैंड के ओनर को भी मार दिया। इस काम के लिए हम आपको हेवन से कोई रिवॉर्ड्स भी दिलवा सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसी कोई चीज है जो कि हमारी है मगर वो आप लोगों के पास है। उस चीज को 5 जेट कोल्ड्रोन कहते हैं। ये सुनकर लोंग शुआन फिर फेंग हान की तरफ पलट कर देखती है और ऊपर से वो लोग कहते हैं कि वो कोल्ड्रोन 800 साल पुराना कोल्ड्रोन है जो कि 800 साल पहले के डीमन किंग ने बनाया था और हमारे इंपीरियल सेक्ट ने ही डीमन किंग को मारकर उससे वो कोल्ड्रोन हासिल किया था। मगर उसके बाद किसी ने हमारे सेक्ट के अंदर से वो कोल्ड्रोन चुरा लिया था और हमें पता चला है कि वो कोल्ड्रोन तुम लोगों के पास है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम लोगों ने उस जोंग को मारकर उससे वो कोल्ड्रोन हासिल किया है। अगर वो कोल्ड्रोन तुम लोग मुझे दे देते हो तो मैं उसके बदले में तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर फिर लोंग शुआन कहती है कि सीनियर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे पास किसी तरह का कोई कोल्ड्रोन नहीं। डेथ आइसलैंड में गए जरूर थे मगर वहाँ पे हमारी मुलाकात किसी से भी नहीं हुई। जब हम लोग उसके डीप में गए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर आइसलैंड ओनर मरा हुआ पड़ा था और जिस शख्स ने भी उसे मारा है वो कोल्ड्रोन उसी शख्स के पास होगा। ये सुनकर फिर दूसरी तरफ वहाँ पे खड़ा हुआ एक ट्रू डिसाइपल कहता है कि सच में मुझे आज पता चला है कि युहाओ सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि जब तुम लोग उस डेथ आइसलैंड में मौजूद थे और तुम लोग जोंग के साथ फाइट कर रहे थे, उस वक्त मैं भी वहाँ पे मौजूद था और छुप कर मैंने ये सारी फाइट देखी है। तुम लोगों ने उसे मारा है और उससे वो कोल्ड्रोन छीना है।
तुम लोग चाहे ये बात कितना भी छुपाने की कोशिश करो, मगर ये बात हमें वैसे भी पता चल जानी थी। मगर फिर लोंगचुआन कहती है कि हम लोग बस अपने घर वापस जा रहे हैं और तुम लोग हमारा रास्ता रोक नहीं सकते। ये सुनते ही वो डिसाइपल कहते हैं कि तुम लोग बहाने बनाना बंद करो, मैं जानता हूँ कि वो कोल्ड्रोन तुम्हारे पास है और उसे फौरन से हमारे हवाले करो। मगर फिर फेंगान कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर क्या होगा अगर मैं ये कह दूं कि मैंने उसे मारा है और वो कोल्ड्रोन भी उससे मैंने ही छीना है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारा सेक्ट दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट है? तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम लोग जिसके सामने जाओगे और उससे अपनी मर्जी से चीजें छीन लोगे। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कौन है? तो फिर वो दूसरा वाला बंदा कहता है सीनियर ब्रदर ये वही है, इसका नाम ही फेंग हान है और इसी ने ही जोंग को मारा है। ये सुनते ही फिर शियायू से कहता है कि तुम लोग जानते हो ना कि तुम्हारा डिप्टी सेक्ट लीडर वो हुआ ट्यांडू है, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें मेरे सामने किस तरह बात करनी चाहिए? तो हुआ ट्यांडू का नाम सुनकर फेंग हान कहता है कि हुआ ट्यांडू उसकी मेरे सामने क्या औकात है, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। ये बात सुनते ही शायू कहता है कि जरा इस बंदे को देखो तो सही, ये कितना एरोगेंट है। लगता है कि ब्रदर हो ट्यांडू की तरफ से आज मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही वो एनर्जी जनरेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी उस शिप के चारों तरफ आ जाती है और फिर शायू जैसे ही उस एनर्जी को उस शिप के ऊपर एक्टिवेट करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेल की वजह से वो शिप हिलने लगती है और दूसरी तरफ लोंगशुआन को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर फेंग हान थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर वो शायू से कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों को सिर्फ ये कोल्ड्रोन ही चाहिए तो फिर तुम लोग ये कोल्ड्रोन ले लो और फिर हमें यहाँ से जाने दो। ये सुनकर शियायू कहता है कि तुम तो सच में काफी स्मार्ट हो। ये कहने के बाद फेंग हान जैसे ही वो कोल्ड्रोन उन्हें दे रहा होता है तो फेंग शियालिन और लोंगशुआन दोनों ही उसे मना करती हैं, मगर उसके बावजूद भी फेंग हान उस कोल्ड्रोन को आगे भेजता है और फिर अचानक से उसे एक्टिवेट करके उन लोगों पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो लोग बाल बाल बचते हैं। मगर फेंग हान उस कोल्ड्रोन को जैसे ही वापस बुलाता है तो वो तीनों ही डिसाइपल फिर से खुद को उससे बचाते हैं। तो वो देखते हैं कि फेंग हान उसी कोल्ड्रोन के साथ ही उस शिप को लेकर पानी के अंदर चला गया है। ये देखते ही वो लोग फौरन से अपने अपने बीस्ट को समन कर लेते हैं, मगर उन लोगों का सीनियर कहता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मगर वो लोग कहते हैं कि ब्रदर वो लोग 5 जेट कोल्ड्रोन को लेकर वहां से चले जाएंगे, मगर उनका सीनियर वहीं पे ही खड़ा रहता है और फिर दूसरा वाला कहता है कि लगता है कि सीनियर ब्रदर के पास और प्लानिंग मौजूद है। तो फिर उनका सीनियर कहता है कि इन लोगों ने आइसलैंड ओनर को मारा है, इसका मतलब ये है कि हमें बस अब मौके का इंतजार करना है। ये लोग वैसे भी पनिशमेंट के हकदार बन चुके हैं, इन लोगों को इनका अपना ही सेक्ट खुद पनिश करेगा, हमें बस इनके सेक्ट में जाकर इनका इंतजार करना है। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान उस जेट कोल्ड्रोन के साथ पानी के अंदर काफी गहराई में चला जाता है और वो लोग उस कोल्ड्रोन के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब सी मूवमेंट फील कर रहे होते हैं, क्योंकि फेंग हान फर्स्ट टाइम उसे पानी के अंदर लेकर जा रहा था तो उसे इस चीज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मगर फिर भी वो उन्हें सेफली पानी की काफी गहराइयों में लेकर आ जाता है और उन्हें कहता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं क्योंकि वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे। और फिर लोंगशुआन कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये जेट कोल्ड्रोन इतनी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, तुम तो काफी थक गए हो। मगर फेंग हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी इस जेट कोल्ड्रोन को रिफाइन करने का मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि हमें अगर एक साथ सफर करना है तो इसके लिए हमें बारी बारी से यूज करना होगा ताकि हम लोग अपनी एनर्जी को भी ज्यादा से बचा सकें। मगर वो लोग उस कोल्ड्रोन के अंदर का नजारा देखकर कहते हैं कि ये जगह अंदर से इतनी बुरी नहीं है, मगर फेंग हान कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद वो उसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बना देता है और उन लोगों को दिखाई देता है कि पानी के आसपास बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं। मगर फेंग शाओलिन कहती है कि इस समुद्र में ज्यादा अच्छे नजारे देखने को नहीं मिल रहे। ये सुनते ही फेंग हान फिर आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज कर देता है और फिर फेंग हान लोंगशुआन से कहता है कि ये इंपीरियल सेक्ट के डिसाइपल्स हमेशा से ऐसे ही एरोगेंट होते हैं। तो फिर फेंग शाओलिन कहती है कि न सिर्फ ये एरोगेंट है बल्कि ये बदतमीज भी होते हैं। ये लोग इस तरह बात करते हैं कि जैसे इन लोगों के सामने कोई कुछ भी नहीं। और खास तौर पर वो बंदा जो कि डीमन से सबसे ज्यादा नफरत करता है,
इंपीरियल सेक्ट उसे बहुत ही ज्यादा स्टेब्लिश करता है, उसे बहुत सारे रिसोर्सेज देकर ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करता है ताकि वो हमेशा से डीमन से लड़ता रहे। ये लोग इमोर्टैलिटी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वैसे भी हमारा डीमन क्लान भी वे ऑफ ब्लड को अचीव कर लेगा, जिसके बाद हम डीमंस भी इतने पावरफुल बन जाएंगे कि फिर ये इमोर्टल्स हमारे आगे ठहर भी नहीं पाएंगे। ये कहते ही अचानक से फेंग हान उन लोगों को फिर एक और जगह पर लेकर आ जाता है जो कि असल में किसी तरह की कोई लाइब्रेरी लग रही थी, जिस पर फेंग शाओलिन कहती है कि ये तुमने क्या किया, वो जगह कितनी अच्छी थी। तो फेंग हान कहता है कि ये जेड कोल्ड्रोन की अपनी लाइब्रेरी है, यहाँ पर हमें बहुत सारे स्क्रॉल्स और बहुत सारे कल्टीवेशन मेथड्स मिल सकते हैं जो कि कोल्ड्रोन के ओनर के थे। ये सुनकर फेंग शाओलिन कहती है कि आखिर ये किस तरह के मार्शल आर्ट के स्क्रॉल्स हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा स्क्रॉल चूज करना चाहिए, तो फेंग हान उसके लिए एक अच्छा सा स्क्रॉल चूज करता है और कहता है कि ये टियानगांग मास्टर का खुद का कल्टीवेशन स्क्रॉल है। मेरे ख्याल से तुम्हें इसे एक मर्तबा प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए, इससे तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। मगर फेंग शाओलिन उसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, चाहे मैं कितनी भी पावरफुल बन जाऊं, आखिर में तुम मुझे ही हरा दोगे। मुझे कोई खास वेपन चाहिए जिससे मैं किसी को भी मार सकूं। ये सुनते ही फेंग हान फिर वहाँ का माहौल चेंज कर देता है और उन लोगों को एक और जगह पर ले आता है, जिस पर फेंग शाओलिन से कहती है कि फेंग हान तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुमने फिर से लोकेशन चेंज कर दी। तो फेंग हान वहाँ पे मौजूद एक गोल्डन सोर्ड को फौरन से अपने पास बुलाता है और फिर फेंग शाओलिन से कहता है कि तुम उस रेड सोर्ड से काफी बेजार हो चुकी हो, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना, ये वाली सोर्ड यूज करो, ये काफी पावरफुल है और इसमें तुम्हें काफी मजा भी आएगा। ये सुनकर फेंग शाओलिन कहती है कि नहीं, मैं अपनी सोर्ड नहीं दूंगी, मैं उसी के साथ ही ठीक हूँ। ये सुनते ही फेंग हान फिर उन लोगों को एक और जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पे उन लोगों की एक शिप भी खड़ी हुई होती है। वहाँ का नजारा देखकर फेंग शाओलिन बहुत खुश होती है और कहती है कि ये जगह पहले वाली जगह के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर हमारी बोट भी मौजूद है। और दूसरी तरफ फिर लोंगशुआन कहती है कि फेंग हान तुम अब क्या करना चाहते हो। तो फेंग हान कहता है कि मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे आगे क्या करना है, मगर मुझे इतना मालूम है कि मेरे दुश्मन मुझे ढूंढ रहे हैं और उन लोगों को लगेगा कि शायद मैंने जोंग को मारा है, तो मैं रिवॉर्ड लेने के लिए इंपीरियल सेक्ट में जाऊंगा ताकि मैं वहाँ से उसे मारने का रिवॉर्ड ले सकूं। तो लोंगशुआन कहती है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए एक जाल भी हो सकता है। मगर फिर लोंगशुआन कहती है कि हमें इंपीरियल सेक्ट जाना चाहिए और उससे पहले हमें खुद को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। अगर हमें ब्रेक थ्रू करना है तो उसके लिए हमें कम से कम भी 7 जेली फिशेस चाहिए होंगी। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि मुझे लगता है कि इंपीरियल सेक्ट के वो डिसाइपल हमारे ही सेक्ट में गए होंगे। अगर हम लोग एक साथ मिलकर 5 जेड कोल्ड्रोन को यूज करेंगे तो हम लोग उनसे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फेंग किंग शुई को। उसे फील होता है कि जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है तो वो फौरन से वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह आ जाती है और कहती है कि चलो बाहर भी आ जाओ, कब तक छुप कर बैठे रहोगे। इसके बाद हमें वहाँ पर एक और डीमन को दिखाया जाता है जिसे हम लोगों ने सीजन 2 में देखा था। वो असल में फेंग किंगशी का काफी पुराना दोस्त है। वो फेंग किंगशी से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो, मेरे अपने क्लोन्स भी मुझे नहीं ढूंढ पाते मगर तुम मुझे काफी दूर से ही सेंस कर लेते। फेंग किंगशी कहती है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर आना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, शायद तुम नहीं जानते। मगर वो बंदा कहता है कि चलो अब छोड़ो भी, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए यू हाउस सेट के गेट को क्रॉस नहीं कर सकता क्या। यहाँ पर ये लोग आपस में काफी देर तक यूं ही बैठकर बातें करते रहेंगे, मगर हम लोग बात करते हैं दूसरी तरफ उसी आइसलैंड की जहाँ पर फेंग किंग भी अपने दोस्तों के साथ फंसी हुई थी। वो अपने वेब का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है जिसे फेंग हान ने 5 जेड कोल्ड्रोन से बनाया था, मगर उसके बावजूद भी वो लोग अभी तक उसे तोड़ नहीं पाए थे। सब ट्राई करने के बाद थक हार कर बैठ जाते हैं और वो लोग फेंग किंग से भी कहते हैं कि इस बैरियर को तोड़ने से अच्छा है कि कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठ जाओ और अपनी एनर्जी को बचा के रखो, क्योंकि कभी भी कोई भी हम पर यहाँ पर आकर हमला कर सकता है। ये सुनकर मास्टर युआन जियांगकोंग कहता है हम लोग यहाँ पर इतनी डीप में छुपे हुए हैं, भला यहाँ पर कौन आकर हम पर हमला करेगा, और किसी को सिग्नल भी नहीं भेज सकते तो कोई हमें यहाँ पे कैसे आकर ढूंढेगा। इतने में फेंग किंग को याद आता है कि फेंग किंगशी ने उसे कोई चीज दी थी। फौरन से फेंग किंगशी को एक सिग्नल भेजने के लिए एक एनर्जी का इस्तेमाल करती है जो कि उस डोमेन से निकलकर सीधा फेंग किंगशी की तरफ चली जाती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।